जेकेटी फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पौधा बिना मिट्टी के भी उग सकता है, वो भी मिट्टी की तुलना में तेजी से, कम जगह में और कम पानी में? आज मैं आपको एक ऐसी ही जादुई और आधुनिक खेती के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आज हम इस वीडियो में इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और जानेंगे कि आप भी कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या। देखिए, हमारे पौधे को बढ़ने के लिए 4 मुख्य चीजें चाहिए: पानी, प्रकाश, हवा और पोषक तत्व। पारंपरिक खेती में ये पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में हम पौधों को सीधे पानी में घुले हुए पोषक तत्व देते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी भूखे व्यक्ति को खाना प्लेट में परोसने के बजाय सीधे उसके मुंह में डाल दिया जाए। इससे पौधे को पोषक तत्वों को ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और वह अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ बढ़ने में लगाता है। इस विधि में हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, बस एक निष्क्रिय माध्यम जैसे कोकोपीट या परलाइट का उपयोग करते हैं, जो जड़ों को सहारा देता है। अब बात करते हैं कि इस तकनीक के इतने फायदे क्यों हैं। पानी की बचत। दोस्तों, पारंपरिक खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स में 90% तक कम पानी लगता है, क्योंकि पानी को रिसाइकिल करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। तेज विकास और ज्यादा उपज। क्योंकि पौधों को पोषक तत्व सीधे और लगातार मिलते हैं, उनकी ग्रोथ 25% से 50% तेज होती है। इसका मतलब है कि आप साल में एक ही जगह से कई फसलें ले सकते हैं। कम जगह, अधिक उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स में वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर खेती संभव है। आप एक छोटे से कमरे या बालकनी में भी ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं, जिससे जगह का बेहतर इस्तेमाल होता है। कीट और रोगों से मुक्ति। जब मिट्टी ही नहीं है, तो मिट्टी से होने वाले कीट और बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता। आपको महंगे और हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मौसम का कोई असर नहीं। आप इसे एक नियंत्रित वातावरण में करते हैं, तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, आपकी फसल साल भर सुरक्षित रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पानी का टैंक या कंटेनर, ये किसी भी साइज का हो सकता है। ये सुनिश्चित करें कि यह अपारदर्शी, ओपेक हो ताकि इसमें शैवाल, एल्गी न जमे। पोषक तत्वों का घोल, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ये हाइड्रोपोनिक्स की जान है। इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। यह आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। एयर पंप और एयर स्टोन, ये सबसे जरूरी है। ये हवा का बुलबुला बनाकर पानी में ऑक्सीजन घोलता है, ताकि पौधों की जड़ें भी सांस ले सकें। अगर जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वे गल जाएंगी। पीएच और एसी मीटर, ये 2 छोटे उपकरण बहुत काम के हैं। पीएच पानी की अम्लता को मापता है और एसी पोषक तत्वों की सांद्रता को। हर पौधे को एक खास पीएच स्तर की जरूरत होती है और इसे नियमित रूप से चेक करना बहुत जरूरी है। प्लांट होल्डर्स और ग्रोइंग मीडियम, इन छोटे जालीदार कप्स, नेट पॉट्स में हम पौधों को रखते हैं और कोकोपीट या रॉकवूल जैसे माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जो जड़ों को सहारा देते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के कई तरीके होते हैं। डीप वाटर कल्चर, DWC, ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इसमें पौधे सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी में तैरते हैं। ये लेट्यूस और धनिया जैसी पत्तियों वाली सब्जियों के लिए बेहतरीन है। NFT, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, यह एक कमर्शियल तरीका है जिसमें पोषक तत्वों की एक पतली धारा ढलान में बहती है और पौधों की जड़ें उस पर रहती हैं। ड्रिप सिस्टम, ये बड़े पौधों जैसे टमाटर, मिर्च और खीरे के लिए अच्छा है। इसमें एक एक बूंद से पोषक तत्व सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। आप हाइड्रोपोनिक्स में लगभग हर सब्जी उगा सकते हैं। शुरुआत के लिए आप पत्तेदार सब्जियां, पालक, लेट्यूस, धनिया, पुदीना और जड़ी बूटियां, तुलसी, पुदीना उगा सकते हैं। इसके बाद आप फलदार सब्जियां, टमाटर, मिर्च, खीरा, शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स आसान है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोज पीएच और एक चेक करें। ये सुनिश्चित करें कि ये सही स्तर पर हो। हर 7-10 दिन में पानी बदलें, इससे पानी में गंदगी नहीं जमेगी। धूप, प्रकाश, पौधों को पर्याप्त प्रकाश मिलना चाहिए। आप चाहें तो ग्रो लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफाई, सेटअप को हमेशा साफ रखें। तो दोस्तों, ये थी हाइड्रोपोनिक्स की पूरी जानकारी। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की खेती है जो आपको कम जगह और कम मेहनत में बेहतर पैदावार दे सकती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं दुबई मॉल के अंडर वाटर जू और एक्वेरियम में,
जहाँ पे आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस कराते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू में, स्टार्टिंग में ही सामने आता है मैसिव दुबई एक्वेरियम, और यही फर्स्ट लुक पूरे ब्लॉग का मूड सेट कर देता है। फिर हम कामली मूव करते हैं टिकट काउंटर की तरफ। ये ऊपर ऐड भी कर रखी है लोगों ने, और ये देखिए पूरा घूम के कितना बड़ा एक्वेरियम है और कितनी अंदर से पूरा समुद्री जीव पूरे आपके स्पीसीज दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने भी अपनी यहाँ पे एक कैमरे को अपनी तरफ करके एक थोड़ा सेल्फी वीडियो बनाई, सेल्फ वीडियो। तो बहुत ही अच्छी पब्लिक यहाँ पे आकर्षण का केंद्र एकदम बना हुआ है। आप फिशेस देखिए कितनी सुंदर सुंदर फिशेस हैं, कितनी कलरफुल फिशेस हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस ग्लास अंडर वाटर टनल के अंदर, जहाँ ऊपर नीचे और चारों तरफ पानी ही पानी है। ब्लू लाइट के बीच में गुजरते हुए ऐसा लग रहा है आज ब्लू है पानी पानी। फिशेस हमारे सिर के ऊपर कामली स्विम कर रही हैं और हम स्टेप के साथ डेप्थ और भी क्लियर महसूस हो रही है। टनल के अंदर चलना ऐसा लग रहा है जैसे एक्वेरियम को नहीं देख रहे, बल्कि एक्वेरियम के ही अंदर मौजूद ग्लास के उस पार स्लो मूवमेंट, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन और पानी का एंडलेस फ्लो इस मूवमेंट को ऑलमोस्ट फैंटास्टिक बना देता है। लोग आराम से वॉक कर रहे हैं, कुछ रुक कर देख रहे हैं, कुछ मेमोरीज कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर पूरी तरह शांत बना रहता है।
इस टनल में दुबई एक्वेरियम का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट है, जहाँ टाइम स्लो हो जाता है और अटेंशन सिर्फ अंडर वाटर लाइफ पर ही रहता है। कुछ सेकंड के लिए हम भी रुकते हैं, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ फील करने के लिए, और इसी साइलेंस के साथ हम इस टनल में आगे बढ़ते रहते हैं। टनल से बाहर निकलते ही एटमॉस्फेयर एकदम बदल सा जाता है और अब हम एंटर करते हैं रेन फॉरेस्ट जोन में, जहां लाइटिंग सॉफ्ट है और सराउंडिंग नेचर के ज़्यादा करीब लगते हैं। चारों तरफ ग्रीन टेक्सचर, वुडन एलिमेंट और हल्की सी ह्यूमिडिटी रेन फॉरेस्ट वाली रियल फील क्रिएट करती है। यहाँ मूवमेंट अंडर वाटर जैसा नहीं बल्कि फॉरेस्ट जैसा है, लाइक स्लो, ग्राउंडेड एंड काम। गिलास के पीछे दिखाई देता है रेन फॉरेस्ट लाइफ, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट एनर्जी, लेकिन नेचुरल बैलेंस। इस सेक्शन में सब कुछ थोड़ा रॉ लगता है, थोड़ा वाइल्ड, और बहुत कुछ रियल मूवमेंट के लिए ऐसा लगता है जैसे हम फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हों। रेन फॉरेस्ट से आगे बढ़ते ही माहौल एकदम चेंज हो जाता है और अब हम एंटर करते हैं पेंगुइन जोन में, जहां ठंडी हवा और आइसी सराउंडिंग तुरंत महसूस होती है। ब्लैक एंड वाइट कलर, सॉफ्ट ब्लू लाइटिंग और आइसी बैकग्राउंड पूरे सीन को काम और कूल मूड बना देते हैं। पेंगुइन्स ज़्यादातर टाइम ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे के पास, विदाउट एनी रश। कुछ मोमेंट के लिए हम भी बस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि पेंगुइन कॉव लाउड नहीं है।
ग्लास के अंदर पेंगुइन्स अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। कुछ पानी के अंदर स्मूथली स्विम करते हैं तो कुछ रॉक्स के पास क्वाइटली स्टैंड करते हुए हमें मानो देख रहे हैं। पानी में उनकी मूवमेंट फास्ट और एफर्टलेस लग रही है, ऑलमोस्ट फ्लाइंग जैसी फीलिंग देती हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं उनकी स्लो वॉक और छोटी मूवमेंट्स इस स्पीसीज को और भी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। अब सामने दिखाई देती है फ्लोटिंग जेलीफिश, सॉफ्ट लाइट के साथ स्लोली मूव करती हुई ऑलमोस्ट वेटलेस दिखाई मालूम पड़ती है। उनकी मूवमेंट कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करती, बस जेंटली फ्लो में ड्रिफ्ट करती रहती है। लाइटिंग चेंज होते ही जेलीफिश के शेप्स और पैटर्न और भी क्लियर दिखाई देने लगते हैं और पूरा स्पेस ऑलमोस्ट ड्रीमी फील दिखाई देता है, मतलब जैसे कि सपन लोग हो। पास ही दूसरी फिशेस और भी कामली स्विम कर रही हैं। डिफरेंट साइजेस हैं उनके, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लेकिन सेम पीसफुल रिदम में चल रही हैं। जैसे कि म्यूज़िक के साथ उन्होंने एक रिदम बनाया हुआ है। कुछ फिशेस स्लो टर्न लेती हैं तो कुछ स्ट्रेट चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। बिना किसी जल्दबाजी के गिलास के इस साइड हम खड़े हैं और उस साइड एक साइलेंट अंडर वाटर लाइफ चल रही है। यह सेक्शन देखने से ज़्यादा फील करने वाला होता है, जहाँ टाइम अपने आप स्लो हो जाता है। दुबई अंडर वाटर जू का ये पार्ट जर्नी को क्वाइटली कंक्लूड करता है एक सॉफ्ट कामिंग नोट पर, और इसी पीसफुल मूवमेंट के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं और हर सीन का मज़ा लेते हुए आनंद का क्षण हम महसूस कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं क्रोकोडाइल जोन में। यहाँ आते ही एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्वाइट और सीरियस लगने लगता है। ग्लास के पीछे दिखाई देता है ह्यूज क्रोकोडाइल, जो ज़्यादातर टाइम बिल्कुल पॉज रहता है। पानी के अंदर उसकी बॉडी ऑलमोस्ट मूव नहीं करती, बस कभी कभी आँखों की हल्की मूवमेंट दिखती है। यही साइलेंस इसे और डेंजरस फील कराता है, क्योंकि यहाँ एक्शन से ज़्यादा पेशेंस दिखाई देता है। उसकी मोटी थिक बॉडी, रफ स्किन और काम पोस्चर इस क्रोकोडाइल को पावरफुल बनाता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि ये एनिमल स्पीड से नहीं, कंट्रोल से रूल करता है। कुछ सेकंड के लिए हम भी क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम एंटर करते हैं नाइट लाइफ क्रिएचर जोन में, जहां लाइटिंग लो है और एटमॉस्फेयर डेलिब्रेटली डार्क रखा गया है। यह सेक्शन रात के एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करता है ताकि एनिमल अपनी नेचुरल रिदम में एक्टिव रहें। ग्लास के पीछे दिखाई देती हैं नाइट एक्टिव क्रिएचर्स, स्लो मूवमेंट के साथ पूरी तरह अलर्ट। यहाँ कलर म्यूटेड हैं, डिम हैं, शैडो डीप हैं और हर मूवमेंट ज़्यादा नोटिसेबल लगती है।
कुछ क्रिएचर क्वाइटली अपने आप को छुपा कर रखते हैं तो कुछ डार्कनेस में कामली मूव करते हैं। इस साइलेंस में छोटी छोटी मूवमेंट्स भी क्लियर दिखती हैं, ब्लिंक करती आंखें, हल्का सा मोशन और सडन स्टिलनेस। यह जॉन लाउड नहीं है, यह पेशेंस मांगता है, धीरे देखने का, ध्यान से ऑब्जर्व करने का। ये पार्ट दिन और रात के डिफरेंस को क्लियरली दिखाता है, जहाँ लाइफ सनसेट के बाद भी क्वाइटली कंटिन्यूस रहती है। इस नेक्स्ट जोन में आते ही स्पेस थोड़ा क्वाइटर और फोकस्ड लगने लगता है। स्टोन वॉल्स के बीच बने ये एक्वेरियम्स और उनके अंदर कामली स्विम करती फिशेस पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती हैं। यहाँ लाइटिंग इंटेंसली सॉफ्ट रखी गई है ताकि फिशेस की मूवमेंट क्लियरली दिखे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कुछ फिशेस गिलास के बहुत पास से ग्लाइड करती हैं तो कुछ बैकग्राउंड में धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। राउंड विंडो के अंदर एक साइलेंस अंडर वाटर वर्ल्ड दिखाई देता है जहां हर मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड है। ब्लू लाइट फिशेस के कलर्स को सबटाइल बनाती है, ना बहुत ब्राइट ना लाउड, बस नेचुरल। अब हम दुबई अंडर वाटर जू से एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत औसम रहा और अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिला। इसी के साथ हमारा विजिट यहीं कंप्लीट होता है और अब हम बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, एक्वेरियम देखने के बाद हम अब दुबई के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क बुर्ज खलीफा के आउटर एरिया को एक्सप्लोर करते हुए हम शुरुआत करते हैं दुबई मॉल के इस एरिया से। और जैसे ही हम आसपास की फ़ोटोजेनिक बिल्डिंग को देखते हैं, इस पॉन्ड को, वाटर बॉडी को देखते हैं और सामने जो हमें दुबई का टावर दिखाई दे रहा है और जगमगाता हुआ ये दुबई मॉल और सामने बुर्ज खलीफा अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक्सपीरियंस हमें दे रहा है। इसका आर्किटेक्चर एकदम परफेक्ट दिखता है। इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट 2004 में शुरू हुआ था और 2010 में कंप्लीट हुआ। इसका डिज़ाइन एड्रियन स्मिथ ने क्रिएट किया था, जो एक न्यू फ्यूचरिस्टिक स्टाइल और इस्लामिक आर्टिकल्चर के एलिमेंट का परफेक्ट ब्लेंड है। और इसका कंस्ट्रक्शन दुबई का एम्बियस विज़न का सिंबल भी है। हम धीरे धीरे सराउंडिंग प्लाजा, फाउंटेन्स और लैंडस्केप गार्डन में वॉक करते हैं।
हर स्टेप पे उसकी स्केल और डिज़ाइन का इम्प्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मार्बल और ग्रेनाइट फ्लोरिंग, लैंडस्केपिंग, पाथवे और लाइटिंग का कॉम्बिनेशन हमारी अटेंशन ग्रैब करता हुआ रहता है। हम स्लो पेस में पूरे एक्सटीरियर का 360 डिग्री व्यू लेते हैं, बिल्डिंग के बेस और स्पायर की डिटेल नोटिस करते हैं, हर कॉर्नर और फैसाड का टेक्सचर और उसके जो खूबसूरत लाइट्स के रिफ्लेक्शन एक सिनेमैटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। Mm-hmm.